रिकॉर्डिंग स्टार्ट। Okay. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, everyone. This is Javeria Jamil, and they are all my group members. So today our topic is file management system. Next slide. Okay. File management system. File management system is the process of administrating a system that correctly handles digital data. It also organizes important data and provides a searchable database for quick retrieval. बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी भी हमारी मेजर फंक्शनैलिटीज हैं, इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो फाइल सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है हमारी फाइल्स को, बट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक कोड है, इसमें हमें मिलता है एक मॉड्यूल जो कि फाइल्स है, जो कि सारी की सारी फाइल्स को मैनेज कर रहा होता है। अगर हम बात करें कि फाइल मैनेजर सिस्टम मैनेज द डेटा इन द कंप्यूटर इन विंडोज, एनटीएफएस में, डॉस में, फैट में कर रहा होता है। अगर हम बात करते हैं कि विंडोज की, तो इसमें हमारे पास एनटीएफएस सिस्टम मिलता है। अगर हम बात करें डॉस की, तो डॉस में हमें फैट फाइल सिस्टम मिलता है। यूनिक्स की बात करें तो यूनिक्स में भी हमें फाइल सिस्टम मिल रहा होता है, और लिनक्स की बात करें तो उसमें भी हमें EXT एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम मिल रहा होता है। सो बेसिकली आज के टाइम में अगर हम बिग डेटा में बात करें, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, तो हमारे पास फाइल सिस्टम जो है वो जेटाबाइट और जेटाफैक्स होता है, विच मीन्स कि अगर हम कोई भी सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड में हमें कर्नल में एक मॉड्यूल मस्ट मिलता है, दैट इज द फाइल सिस्टम। सो द फाइल सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर नॉट हार्डवेयर। अगर फाइल सिस्टम हमारे पास सॉफ्टवेयर है तो ये करता क्या है, बेसिकली ये हमारी फाइल्स को मैनेज करता है। मैनेज से मतलब ये है कि हम फाइल सिस्टम हमें बताता है कि हम अपने डेटा को स्टोर कैसे कर सकते हैं, हम अपने डेटा को फैच कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमें ये सारे जो फाइल सिस्टम बता रहा होते हैं, जो यूज स्लाइड। जवेरिया, आपको आवाज आ रही है? जवेरिया कुरैशी, आप जवेरिया जमील को अलाउ कर दीजिए तो वो अपने पीसी, अपने मोबाइल पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देती है। अलाउ। ओके, तो हम बात कर रहे थे फाइल सिस्टम की, कि फाइल सिस्टम हमारे पास जो हमारा डेटा होता है उससे हमें फैच करने में आसानी करता है हमारे लिए। उसमें हमारे पास डेटा हम लोग कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हम डेटा को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो फाइल सिस्टम हमारे पास ये सारी चीजें मैनेज कर रहा होता है। हमारे पास फाइल सिस्टम जो होता है वो यूजर के डेटा को इन द फॉर्म ऑफ फाइल यूज करवाते हैं, और फिर उसको स्टोर किया है कि उसे हम फैच कैसे करेंगे। तो फाइल सिस्टम बेसिकली हम इन सब में हमारे पास हेल्प कर रहा होता है। नेक्स्ट स्लाइड। So the next slide is which is explain the user, file, folder and file system. File data collection created by user like doc, file, mp3. Folder is the collection of related files. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि यूजर ने एक फाइल क्रिएट की है, मीन्स कोई भी डॉक फाइल, कोई भी MP3, PNG, कोई भी एक्सेल या फाइल, या भी कोई भी फाइल उसने डाउनलोड की हो, कोई कॉपी की हो फाइल को, तो उससे तो कुछ भी करे, कोई भी डाउनलोड वगैरह, कोई भी फाइल हो, कुछ भी उसे डाउनलोड करे, बट उसे मैनेज करता है कौन, करता है फाइल की फॉर्म में वो मैनेज कर रहे होते हैं। विच मीन ये जो एरो हमें शो कर रहा है कि यूजर से फाइल तक जा रहा है, फाइल से फोल्डर तक, ये हमें बता रहा है कि यूजर अपने डेटा को फाइल की फॉर्म में देख रहा होता है। हमारे सी ड्राइव्स वगैरह भी हमारी फाइल्स मौजूद होती हैं, और ये सब फाइल हमें किसी ना किसी फोल्डर में अवेलेबल होती हैं। तभी हम इसे फोल्डर को कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स कह रही होते हैं। अगर हम बात करें विंडोज वगैरह की, तो विंडोज में तो हम इसे बेशक फोल्डर कहते हैं,
बट यूनिक्स वगैरह में इसे हम डायरेक्टरी कह रहे होते हैं, विच मीन्स कि हम कहाँ से रिलेटेड फाइल्स को कलेक्ट कर रही होती हैं। अब इन सब फोल्डर्स को मैनेज कौन कर रहा होता है? वो इन सब फोल्डर को मैनेज करने में हमारे पास जो हेल्प कर रहा होता है वो होता है फाइल सिस्टम। तो हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, यूनिक्स हो, लिनक्स हो, विंडोज हो, उन सब में फाइल्स को मैनेज करने का काम फाइल सिस्टम ही करता है। अब यहाँ हमें ये पता चलता है कि यूजर को अपना जो डेटा है वो फोल्डर या फाइल तक ही नजर आ रहा होता है, उससे आगे फाइल सिस्टम का जो प्रोसेस होता है वो यूजर को नहीं पता होता। बेसिकली फाइल सिस्टम का जो प्रोसेस होता है वो यूजर को इसलिए नहीं पता होता क्योंकि ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे वो डेटा को डिवाइड कर देता है ब्लॉक्स वगैरह में, वो कैसे वहां से मैप करता है डिस्क के साथ, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस स्लाइड का कॉन्सेप्ट ये था कि हमें एक्चुअली ये बताना था कि जो हमारा डेटा होता है वो परमानेंटली हमें स्टोर करवाना होता है। अगर हमें परमानेंटली स्टोर करवाना होता है वो तो कैसे होगा? फाइल सिस्टम उसे परमानेंटली स्टोर करवाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट था हाउ द डेटा विल बी स्टोर्ड एंड फेच। हम अपने डेटा को स्टोर कैसे कर सकते हैं, हम अपने डेटा को फेच कैसे करेंगे? वी वांट अवर विल बी स्टोर परमानेंट इफ वी स्टोर द डेटा ऑन volatile RAM and cache when our system should shut down, so our data will be lost permanent storage is hard disk. For example, अगर हम बात करें, हम यूजर है तो हमने कोई भी फाइल वगैरह जब हम फेच करते हैं तो किस फॉर्म में करते हैं? हम ऑफ कोर्स हम उसे फाइल की फॉर्म में कर रहे होते हैं। हम डाउनलोड करते हैं अब कोई भी फाइल को, हम पेन ड्राइव से कॉपी कर रहे होते हैं डेटा को, तो हम सारे ये जो काम कर रहे होते हैं हम फाइल की फॉर्म में करते हैं। हम ईमेल सेंड करते हैं, हम उसमें कोई ना कोई अटैचमेंट दे रहे होते हैं फाइल की, विच मीन्स हम बात करें, हम डेली यूजेस पे हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, चाहे हमारे पास वो फाइल पीडीएफ की हो, डॉक की हो, हमारे पास एक्सेल की हो, साइज उसका साइज भी कुछ भी हो, MP3, PNG, MP4, JPG, कोई भी डेली रूटीन में हम जितने भी डील करते हैं ये हम सब काम कर रहे होते हैं फाइल से, विच मीन्स हम फाइल सिस्टम यूज कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली में हम इन फाइल को कैसे मैनेज करते हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हम उसे फैच कैसे करेंगे। हम ऐसे असल में मैनेज हम इस तरह से करते हैं कि हमारे लैपटॉप में, हमारे मोबाइल फोन्स में, हमारे कंप्यूटर में हम इसे मैनेज कैसे करेंगे, बैकएंड पे कैसे काम होगा, बैकएंड पे स्टोर कैसे होगा। हम बैकएंड पे जो बात करें विच इज द स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज, क्योंकि एज यूजुअल हम चाहते हैं कि हमारा डेटा जो भी हमने डाउनलोड किया है वो परमानेंटली स्टोर हो। ऐसे नहीं हो कि आफ्टर शटडाउन हम जब ओपन करें तो हमारे पास डेटा रिमूव हो जाए, ऐसा तो हम चाहते ही नहीं है। हम चाहते हैं हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर हो। तो परमानेंटली स्टोर करने के लिए हमारे पास जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो होते हैं, हमारे पास हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क हमारे पास परमानेंट स्टोरेज होता है क्योंकि हार्ड डिस्क का हमारे पास ज्यादा होता है, तो हमारे पास हार्ड डिस्क होता है वो परमानेंट स्टोर करता है। सो बेसिकली थोड़ी देर वेट कर ले, अजान हो रही है। चलिए वेट करो। ओके अजान के लिए वेट कर लेते हैं। जी 1 2 3 स्टार्ट। ओके। तो हम बात कर रहे थे परमानेंट स्टोरेज की, विच इज द हार्ड डिस्क, कि हमारे पास जो हार्ड डिस्क होता है वो परमानेंट स्टोर करता है हमारे डेटा को। सो बेसिकली इस साइट का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था वो ये था कि अगर हमने परमानेंटली अपने डेटा को स्टोर करवाना है तो हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर करवा कौन रहा है? वो फाइल सिस्टम है जो कि हमारी फाइल्स को मैनेज करता है, हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर करवाता है। सो इन सब काम में भी हमारे पास फाइल सिस्टम हेल्प कर रहा होता है। नेक्स्ट स्लाइड। Okay, in the next slide, there is a platter in the disk. They are the sectors on the track. Our data is in the sector file system. Put the data in sectors. The sectors has physical blocks. Basically, इसमें हमारे पास जो है वो डिस्क का आर्किटेक्चर बताया जा रहा है कि डिस्क जो होता है हमारे पास जो कि परमानेंट स्टोर करवा रहा है हमारा डेटा, उसका आर्किटेक्चर कुछ ये है कि इसमें हमारे पास प्लेटर्स होती हैं। प्लेटर्स के बाद हमारे पास सरफेस होता है, सरफेस के ऊपर हमारे पास ट्रैक्स होती हैं, ट्रैक के ऊपर हमारे पास सेक्टर्स होती हैं। तो जो हमारा डेटा था, विच मीन जो हमारे यूजर का डेटा था जो उसने क्रिएट किया था, अब हमने उसे सेक्टर पे डालना है, तो फाइल इस डेटा को सेक्टर्स पे डालता है। वो कैसे करता है? बेसिकली प्रोसेस ये होता है कि अगर हम कोई चीज डाउनलोड करते हैं तो जो चीज हमने डाउनलोड की वो 8 GB 6 GB जितने भी जीबी की हो, तो वो डायरेक्टली तो डिस्क पर नहीं चला जाएगा, तो वो डायरेक्टली डिस्क पे जाके स्टोर नहीं हो जाएगा, बल्कि जो फाइल्स के पास जब जाती हैं सारी फाइल्स, तो फाइल सिस्टम इसे लॉजिकली
डिवाइड कर देता है। लॉजिकली जब उसे डिवाइड कर देता है, हमारे उस डेटा को जो हमने डाउनलोड किया था उन्हें कहते हैं हम ब्लॉक। एक बार नेक्स्ट स्लाइड करना और उसमें पिक्चर से शायद समझ में आए। यहाँ पर आपको डायग्राम से भी पता चल रहा है कि हार्ड डिस्क है जिसमें हमारे पास सरफेस प्लेटर्स वगैरह है, और जो वो ब्लॉक है वो बताया जा रहा है कि वो ब्लॉक वो है जो हमारे पास जो हमने डेटा डाउनलोड करते हैं वो जितने जीबी का होता है वो उससे फाइल सिस्टम जो होता है वो उसे लॉजिकली डिवाइड कर देता है, जिन्हें हम ब्लॉक्स कह रहे होते हैं। ये ब्लॉक्स वो होते हैं जो हमने अपना डाउनलोड किया था डेटा, तो अब फाइल सिस्टम ने उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब वो लिंक कर रहा है हार्ड डिस्क के साथ। हार्ड डिस्क के साथ लिंक कैसे कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ मैपिंग फ्रॉम सेक्टर्स टू द ब्लॉक। अब वो उसके साथ लिंक कर रहा है मैपिंग के थ्रू। अब लाजमी हमारे पास ये नहीं होता कि हमेशा ही हमारे पास हमारा जो डेटा है वो उसी हार्ड डिस्क में चला जाए जहां उसने जाना है। हार्ड डिस्क भी हमारे पास उसका स्पेस फुल होता है, ऑलरेडी उसमें डेटा हमारे पास मौजूद होता है, बट फर्दर इसकी जो डिटेल है वो हमारे पास कंटिन्यूस में भी आएगी। बट यहाँ बताने का रीजन ये था कि हर बार हमारी जीबी उसी सेक्टर में नहीं जाएगी जहां हमने भेजनी है, जहाँ डिस्क में, क्योंकि डिस्क हमारे पास मोस्टली फुल भी होता है, उसका स्पेस इतना नहीं जितना हमें चाहिए होता है, जितना उसमें स्पेस ऑलरेडी हुआ होता है उसमें फुल हुआ होता है। तो हमें जब ये नहीं पता होगा कि कौन सा डेटा हमने किधर भेजना है और कौन सा डेटा हमने कैसे फेच करना है, तो हमें ये प्रॉब्लम होगी। सो बेसिकली हमारे पास ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी क्लास के किसी एक स्टूडेंट, किसी सेक्शन की किसी एक स्टूडेंट को किसी और क्लास में भेज दिया, उसके बाद एक और स्टूडेंट को कहीं और भेज दिया, बट हमें बेसिकली आइडेंटिफाई हम नहीं कर पा रहे कि हमने कौन सी क्लास की, कौन सी सेक्शन की, कौन से स्टूडेंट को हमने किधर भेजा था। तो जब हमें यही नहीं पता होगा तो हम डेटा को, अपने उस स्टूडेंट को वापस कैसे बुलाएंगे? हम फेच तो नहीं कर सकते। बेसिकली हमें इन सब चीजों में जो हेल्प कर रहा होता है वो फाइल सिस्टम हेल्प करता है। फाइल सिस्टम हमें बताता है कि हम अपने डेटा को कैसे स्टोर करेंगे, स्टोर का प्रोसेस क्या है, हम उसे फेच कैसे कर सकते हैं। फेच करने के लिए वो हमें इस तरह से मैपिंग करवा देता है हमारे डेटा को हार्ड डिस्क के साथ कि हम यहाँ से अब फेच कर सकती हैं। वो मैप कर रहा होता है, वो डिवाइड हो जाता है हमारा ब्लॉक्स के अंदर। तो ये सारा जो फाइल सिस्टम का एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि वो हमारे पास हमारे डेटा को डिवाइड कर देता है ब्लॉक्स में। उसके बाद वो मैपिंग के थ्रू हमें वो डेटा फेच करने में इजिली हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, attributes of the files. ओके, तो एट्रीब्यूट्स ऑफ द फाइल्स कौन से होते हैं? अगर हम बात करें फाइल, अब हम बात कर रही हैं फाइल की। बेसिकली हम पहले फाइल सिस्टम बात कर रहे थे। जब हम बात करेंगे एट्रीब्यूट्स की तो हमें पता होना चाहिए कि फाइल क्या है। बेसिकली जब हम कोई फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वो कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, उसकी हमारे पास जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है वो कौन सी है, कौन अलाउ कर रहा होता है। So basically, file is the collection of data, information. Every file have attributes. जो फाइल होती है वो हमारे पास कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कहला रही होती है, क्योंकि उस फाइल के पास बहुत सारा और भी डेटा मौजूद होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, जिसे हम कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कह रहे होते हैं। एट्रीब्यूट इज मेटा डेटा, मेटा डेटा अबाउट डेटा इज मेटा डेटा। और मेटा डेटा से मुराद हमारे पास ये है कि डेटा से रिलेटेड उसके पास डेटा मौजूद होता है। वो कैसे होता है वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, कैसे उसकी कुछ फंक्शंस होती हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह होती है, जो कि मेटा डेटा कहला रही होती है। तो ये एट्रीब्यूट्स होती हैं फाइल्स की। कौन कौन से होती हैं? जब हम जब हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने कोई भी फाइल क्रिएट की है, चाहे वो वर्ड की हो चाहे वो एक्सेल की, तो हमारे पास उसमें कोई ना कोई डेटा मौजूद होता है, हमने उसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। तो वो जो डेटा हम देख रहे होते हैं वो फाइल कौन सी है, उसके ऑपरेशन, वो कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते, या फिर हम यूं बोले कि कौन से ऑपरेशन हमें अलाउ करता है फाइल सिस्टम परफॉर्म करने के लिए। तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ऑपरेशन परफॉर्म करने की जो प्रोसेस होती हैं वो बेसिकली सब सेम होती हैं, बट उसका जो वे ऑफ एग्जीक्यूशन होता है वो डिफरेंट होता है। क्योंकि विंडो में तो हम कंप्यूटर वगैरह में हम GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस पे काम कर रहे होते हैं, और अगर लिनक्स में बात करें तो वो टर्मिनल पे काम कर रहा होता है, कमांड बेस होता है। बट इसमें भी अब हमारे पास वेरिएशंस वगैरह आ गई है कि वो कैसे हमारे पास GUI पे
काम करेगा, बट जनरली जिस तरह से वो लिनक्स काम कर रहा होता है वो टर्मिनल पे काम कर रहा होता है। ओके, सो द फर्स्ट एट्रीब्यूट इज द नेम। नेम में हमारे पास क्या होता है कि जब हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो उसमें हमारे पास फाइल क्रिएट करने के बाद हम नॉर्मल सी हम फोल्डर ओपन करने के बाद कोई फाइल बना लेते हैं, उसके बाद हम उसे कोई भी नेम दे देते हैं, तो बहुत इजीली हमारे पास ये यूज होता है कि हम उसको कोई नाम दे देते हैं। तो वो नेम जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पास सेव हो जाता है, विच इज द फर्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ द फाइल। द सेकेंड इज दैट द एक्सटेंशन विच इज द टाइप। अब एक्सटेंशन से क्या मुराद है कि पहले तो हम लोग कोई एक्सटेंशन इतनी ज्यादा दिया नहीं करते थे, क्योंकि अब हमारे पास ये होता है कि अगर हमने कोई फाइल बनाई है वर्ड की या एक्सेल की, हमें एंड में एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं होती है कि दिस इज डॉक फाइल एंड दिस इज अ पीपीटी जो प्रेजेंटेशन को हमारे पास बताएगा, बट हमारे पास अब एक्सटेंशन वो खुद ही आ जाती है। तो एक्सटेंशन भी हमें लेकिन मालूम होनी चाहिए फाइल सिस्टम में। तो इस फाइल को ओपन करने के लिए जो एक्सटेंशन से मालूम हो जाएगा कि फाइल हमारे पास कौन सी है, कहाँ की है, कहाँ हमने बनाई थी, वर्ड की, एक्सेल की। द थर्ड इज द आइडेंटिफाई। जब हम बात करते हैं आइडेंटिफाई के, आइडेंटिफाई से ही पता चल रहा है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि हमें पता नहीं होगा कि हमारा कौन सा डेटा किधर है, तो हमें फैच करने में प्रॉब्लम होगा। तो बेसिकली हमारे पास आइडेंटिफाई में ये है कि हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, करते हैं अपने फाइल्स को एक स्पेसिफिक या यूनिक नंबर देकर हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये जो फाइल है इसका स्पेसिफिक नंबर ये है या फिर इसकी आईडी ये है, जो कि हमारे पास प्रोवाइड कर रहा होता है फाइल सिस्टम। तो ये फाइल का एट्रीब्यूट है जो कि हमें फाइल सिस्टम प्रोवाइड कर रहा था। फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट्स हैं यूडी के, तो हम एक स्पेसिफिक हमें रोल नंबर अलॉट किया गया है जो कि हर किसी का डिफरेंट है, हर किसी की स्पेसिफिक आईडी है। तो यहाँ भी जो स्पेसिफिक आईडी है वो आइडेंटिफायर जो कि फाइल सिस्टम प्रोवाइड करता है, वो एट्रीब्यूट है उसका। नंबर 4 इज दैट द लोकेशन, प्रॉपर पाथ। अब लोकेशन से क्या मुराद है? लोकेशन बेसिकली हमारे पास ये है कि अगर हम काम कर रहे होते हैं, हम लोग अपनी वेबसाइट्स वगैरह या बना रहे होते हैं और उसमें हम लोग जैम्प कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो हमारे पास कुछ लोकेशन ये होती है कि सी ड्राइव में हमारे पास जैम्प तो होता है, इंस्टॉल होता है। जैम्प में हमारे पास एक फोल्डर होता है एच टी डॉक में हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसको हम कोई नाम देते हैं। उसके बाद हम उसके अंदर एक फाइल बनाते हैं जिसके अंदर हम अपना सारा काम स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो ये एक लोकेशन होती है, एक कंप्लीट लोकेशन, एक कंप्लीट पाथ होता है। तो ये लोकेशन जो होती है ये प्रॉपर हमें देनी पड़ती है, हम देते हैं, जो कि फाइल सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है कि हम उससे कंप्लीट लोकेशन दें। यूनिक्स और लिनक्स में बहुत मैटर कर रही होती है लोकेशन की, कौन से पाथ से, कौन से डायरेक्टरी से हमारे पास ये जो फाइल है आई है, कौन सा रूट था उसका, किस डायरेक्टरी से आई थी, कहाँ से आ जाएगी, कहाँ ये फाइल सेव हुई है। तो प्रॉपर ये जो पाथ होता है ये देना बहुत जरूरी होता है, तभी हम अपना जो डेटा है फेच कर पाते हैं इजीली। तो ये फाइल का एट्रीब्यूट है जो कि फाइल सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। नंबर 5 इज दैट द साइज। साइज कोई भी हो सकता है, गीगाबाइट, मेगाबाइट, कोई भी। तो ये अभी बहुत मैटर करता है कि हमारे पास, जैसे हमारे पास मैटर कर रहा होता है, नेम, एक्सटेंशंस वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसकी पाथ वगैरह, तो उसका साइज भी हमारे पास बहुत मैटर करता है। नंबर 6 इज दैट द क्रिएटेड डेटा एंड मॉडिफाइड डेटा। कब हमने मॉडिफाइड किया, कब हमने क्रिएट किया, इसमें चेंजेस क्या की हमने, वो सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर होती है हमारे पास, इस एट्रीब्यूट में होती है कि कब हमने क्रिएट वगैरह, जो हमारी सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी क्रिएशन वगैरह की, मॉडिफाई की, वो हमें यहाँ मिल जाती है। नंबर 7 इज द प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन एंड परमिशन। अच्छा, प्रोटेक्शन एंड परमिशन से मुराद ये है कि कौन से फाइल, मतलब कौन फाइल को एक्सेस कर सकता है, इस पर कौन सी परमिशन है, कौन इसे क्रिएट कर सकता है, एडिट कौन कर सकता है इसे। ये सब सब जो कंट्रोल से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी हमारे पास प्रोटेक्शन में आ जाती है। ओके, उसके बाद है हमारे पास इंक्रिप्शन, कंप्रेशन, पर्पस ऑफ सिक्योरिटी। अच्छा, इसमें हमारे पास ये आ जाता है कि फाइल्स को हम इंक्रिप्ट कर देती हैं ताकि हमारे पास सिक्योरिटी पर्पस की वजह से हम उसे इंक्रिप्ट कर देते हैं ताकि कोई रीड ना कर सके। बेसिक हमारे पास होता है कि समटाइम हमारे पास कोई फाइल पे आ रहा है, जस्ट रीड पर्पस होता है, हम उसमें कुछ राइट नहीं कर पा रहे होते हैं, तो हमारे उसमें इंक्रिप्ट प्रोसेस जो हम लगा देते हैं ताकि फाइल को हम कंप्रेस भी कर देते हैं ताकि
साइज कम हो जाए हमारे पास फाइल का, ये तो सब जो एडवांस लेवल की ये जो सिक्योरिटी और जो प्रोटेक्शन होती है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये सब हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि स्टोर होती हैं हमारे पास किसी भी फाइल में, फाइल के एट्रीब्यूट्स में। तो ये जो सारे काम होते हैं फाइल सिस्टम कर रहा होता है, कुछ डेटा को वो सेव कर देता है अपने पास भी, जिसे हम मेटा डेटा कह रहे होते हैं। इस मेटा डेटा को वो अपने पास फाइल जो होते हैं फाइल सिस्टम वो अपने पास स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट स्लाइड। ऑपरेशन ऑन फाइल। ओके, ऑपरेशन जिस तरह हमने बात की कि कोई भी जो फाइल होती है उसके कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो उसके ऑफ कोर्स उसके कुछ ऑपरेशंस भी होंगे कि वो कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, कौन से उसके ऑपरेशन वो परफॉर्म कर सकता है, या फाइल सिस्टम ने उसको कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अलाउ किया है। तो फर्स्ट है हमारे पास क्रिएटिंग। क्रिएटिंग हमारे पास ये है कि अगर जब हम कोई फाइल फर्स्ट हम जब क्रिएट कर रहे होते हैं अपनी फाइल को, तो हमने फर्स्ट इजीली हम लोग कर देते हैं, फर्स्ट लिखकर न्यू लिखकर नेम लिख देते हैं उस पर, और हमारे पास फाइल जो क्रिएट हो जाती है। तो हमारे पास कुछ ये होता है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, हम उस पे हमने काम किया वर्ड पर, वर्ड पर हम लिख रहे होते हैं, वर्ड के बाद हम एक्सेल, एक्सेल पर हम लोग कोई फाइल बना रहे होते हैं, जैसे वो पीपीटी डॉक वगैरह की कोई भी हम फाइल बनाते हैं उसको हम सेव करते हैं। जब हम सेव करते हैं तो हम उसे कोई स्पेसिफिक लोकेशन, सर अजान हो जाए 5 मिनट्स रहे थे ऑपरेशंस की। ओके, हम बात कर रहे थे ऑपरेशंस की कि हमारे पास ऑपरेशन कौन से होते हैं। हम बात कर रहे थे अपने फाइल की जो हमने क्रिएट की थी, जो हमने किसी भी वर्ड वगैरह पे एक्सेल पे जब हम उसे स्पेसिफिक कोई हम डेटा क्रिएट करने के बाद हम उसे कोई स्पेसिफिक नेम देते हैं, हम उसे लोकेशन देते हैं कि हमने इस फाइल को किधर सेव करना है, हम उसे लोकेशन देने के बाद हम उसे नेम दे देते हैं और फिर वो फाइल हमारे पास सेव हो जाती है। तो जैसे ही हमारे पास जो फाइल हमने क्रिएट की थी वो फाइल क्रिएट हो जाती है, तो इसको उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स आ जाती हैं, विच मीन्स डेटा अबाउट डेटा। जो हमने पहले बात की अपने एट्रीब्यूट्स में कि डेटा अबाउट डेटा, तो फॉर एग्जांपल फाइल को क्रिएट करने के बाद हम लोग राइट क्लिक करने पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है विच इज द प्रॉपर्टीज। वो जो प्रॉपर्टीज होती है वो हमारे पास बेसिकली एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो कि हमारे उस फाइल के एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो कि हमें बता रहा होता है कि इसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। तो वो एट्रीब्यूट्स होती हैं, वो प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जिन्हें हम मेटा डेटा कह रहे होते हैं कि डेटा से रिलेटेड उसके अंदर डेटा मौजूद है। तो हमने पहले जो बात की थी वो यहाँ पे कंप्लीट होती है कि डेटा से रिलेटेड जो डेटा होता है वो बेसिकली इसमें आ रहा होता है, जो प्रॉपर्टीज में हमारे पास मेंशन होता है कि जो फाइल हमने क्रिएट की थी अब उसकी प्रॉपर्टीज भी कुछ है, कुछ प्रॉपर्टीज है विच मीन्स उसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं। सो द सेकेंड इज दैट द रीडिंग। अच्छा, रीडिंग में हमारे पास कुछ याद आता है कि जैसे हमारे पास कुछ फाइल्स वगैरह होती है जो हमने बात की पहले की, जो जस्ट रीडिंग पर्पस के लिए होती हैं, हम उसमें कुछ राइट नहीं कर रहे होते हैं, तो वो रीडिंग कुछ उसके ऑपरेशंस आ जाती हैं, तो वो रीडिंग होते हैं सेकंड। नंबर थर्ड इज दैट द राइटिंग, हमें कुछ भी चेंजेस वगैरह करना हो तो हम इजिली उसे राइट कर देती हैं। नंबर फोर्थ इज द डिलीटिंग, both file and attribute deleted, and fifth is the truncating, file will be deleted but attribute does not. So deleting and truncating का concept कुछ ये है कि इन दोनों का बेसिकली बहुत कॉन्सेप्ट डिफरेंस है। वो ये है कि अगर हम बात करते हैं फाइल की और हमने अगर फाइल को डिलीट करना है, अगर हमने फाइल को डिलीट किया है तो उस डिलीट फाइल से मुराद ये है कि हमारे पास वो फाइल तो डिलीट होगी बट उसके एट्रीब्यूट्स भी हमारे पास डिलीट हो जाएंगे। बट अगर हम बात करें ट्रंकेट की, तो ट्रंकेट में हमारे पास जस्ट हमारी वो फाइल डिलीट होगी जो हमने डेटा बनाया था अपना, वो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं कि हमारा डेटा नहीं, डेटा भी हमारा सारा डिलीट हो जाएगा बट हमारे पास उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो डिलीट नहीं होंगे। तो ये डिफरेंस है डिलीट का और ट्रंकेट का, कि डिलीट में हमारे पास एट्रीब्यूट्स और फाइल दोनों डिलीट हो जाएंगे, पर ट्रंकेट में हमारे पास दोनों चीजें नहीं बल्कि सिर्फ फाइल डिलीट होती है और एट्रीब्यूट्स डिलीट नहीं होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ से कंटिन्यू करेंगी मेरी ग्रुप मेंबर जवेरिया कुरैशी। जहां तक अब मैंने बताया उसमें बेसिकली वो सारा कॉन्सेप्ट जो फेचिंग का था प्रोसेस वो था, उसमें हमारे पास फेच कैसे होता है वो था, स्टोर कैसे होता है, ये सारा हमारा जो प्रोसेस था वो अब तक हमारे पास था। बट फाइल एलोकेशन जो मेथड है वो जवेरिया कुरैशी इसे कंटिन्यू करेंगी। अस्सलाम वालेकुम।
तो मेरा जो टॉपिक है वो है फाइल एलोकेशन। तो फाइल एलोकेशन ये है कि जैसे हमारे पास एक फाइल है, ठीक है, हमने उसे डाउनलोड की, तो हमने उसे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया था। तो इन ब्लॉक्स को हमें हार्ड डिस्क में डालना है क्योंकि परमानेंट स्टोर करवाना है। जैसे हम हार्ड डिस्क में डालेंगे तो वो डायरेक्ट हम उसको हार्ड डिस्क में नहीं डाल सकते, उसको जिस जवीरा ने जैसे बताया उसके अंदर सेक्टर्स होते हैं, तो मतलब एक एक ब्लॉक एक एक सेक्टर में जाकर पुट हो जाएगा। तो ये होता है फाइल एलोकेशन। तो फाइल एलोकेशन के मेथड जो है, दो मेथड्स हैं, एक है कंटीजियस मेथड और एक है नॉन कंटीजियस मेथड। तो जो कंटीजियस मेथड है वो ये है, जैसे अगर हम जो ब्लॉक्स होते हैं ना उनको हमने सबसे पहले तो उन्हें सेक्शंस बना देंगे कि ए सेक्शन है, ये बी सेक्शन है, सेक्शन बना दिए। फिर उसके बाद हम लोग जैसे अब उसका जो फर्स्ट ब्लॉक होगा ना, फर्स्ट ब्लॉक किसी भी फाइल का, जैसे एक फाइल है उसे हमने डिवाइड कर दिया फाइव ब्लॉक्स में, ठीक है। अब उसका जो फर्स्ट जो ब्लॉक होगा उसको सिर्फ हम उसकी सेक्टर की लोकेशन दे देंगे कि आपको ये इधर इस ब्लॉक में जाके फिट होना है या पुट होना है, और बाकी ये कंटीजियस काम करेगा। मतलब उसका जो दूसरा ब्लॉक होगा वो डायरेक्ट खुद ही होता रहेगा, तीसरा चौथा बाकी ये खुद ही होता रहेंगे। मतलब इसको सिर्फ आपको फर्स्ट ब्लॉक की वो एड्रेस देना होगा, बाकी और ये खुद ही पुट होता रहेगा। और कंटीजियस में ये है, ये इसके अंदर देखें, अब जैसे एक फाइल है, ठीक है, एक फाइल है, ये रहे यहाँ पर देखें, एक फाइल है, एफ वाली फाइल है। अब ये कहाँ से स्टार्ट है, 6 से स्टार्ट है, और इसकी मैंने बता दी कि लेंथ 2 है, ठीक है। अब ये देखें ये एफ फाइल है, ये 6 से स्टार्ट है, और ये 7, 6 और 7 ये जो है हार्ड डिस्क के जो हमारे पास सेक्टर्स हैं, इसके जो ब्लॉक है, इसके ये 2 फिल हो रहा है क्योंकि इसने सिर्फ इसकी लेंथ 2 है, तो इसने 2 ब्लॉक्स ले चुके हैं। और ये बस हमने ये डायरेक्टरी होती है, डायरेक्टरी मतलब इसके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन होगी फाइल की कि ये फाइल है, फाइल का नेम होता है और इसका स्टार्ट बताते हैं और इसकी लेंथ बताते हैं, ये इसे डायरेक्टरी कहते हैं। और ये जो होता है ये हार्ड डिस्क के ब्लॉक्स है, ठीक है। अच्छा, एड्रेस ऑफ स्टार्टिंग ब्लॉक्स होता है, उसके अंदर लेंथ होगी, बस जैसे मैंने पहले बता चुकी हूँ। तो ये था हमारा कंटीजियस एलोकेशन, मतलब ये खुद ही डायरेक्ट, बस इसके अंदर हम इसका स्टार्टिंग का बताएंगे और ये खुद ही एलोकेट होता रहेगा मेमोरी में, जब तक ये चलता रहेगा जितनी भी इसकी लेंथ है वो खुद ही फिल होती रहेगी। अब इसके एडवांटेजेस ये है कि ये इजी इम्प्लीमेंट है, क्योंकि अगर हम लोग ये इजी इम्प्लीमेंट है इसलिए क्योंकि इसके अंदर हमें पॉइंटर यूज नहीं करने पड़ते। पॉइंटर जैसे हम लोग यूज करते थे लिंक लिस्ट में यूज करेंगे, जैसे आगे बताएंगे, उसमें पॉइंटर यूज होते थे, और उसमें इंडेक्स हमें एक अलग चाहिए होगा, पर इसके अंदर नहीं, क्योंकि हमारे पास हमें पता है इसके बाद इसका फर्स्ट ये है तो सेकंड इसका क्या होगा, थर्ड इसकी लोकेशन क्या होगी, फोर्थ लोकेशन क्या होगी, हमें खुद ही पता है क्योंकि ये कंटीजियस चल रहा है, मतलब सीक्वेंशियली ये काम कर रहा है, तो इसलिए इसके अंदर पॉइंटर की भी नीड नहीं है और इंडेक्स की भी नीड नहीं है। और इसके ये है एक्सीलेंट रीड परफॉर्मेंस है। अब अगर हम सीक्वेंशियली एक्सेस करें तो उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सेस होता है, ठीक है, एक डायरेक्ट एक्सेस, एक सीक्वेंशियली एक्सेस होता है। तो अगर हम इसको डायरेक्ट एक्सेस करेंगे ना, तो मतलब अगर हम डायरेक्ट करना है कि भाई ये इसकी मतलब कोई भी हमें ब्लॉक का फाइंड करना है कि इसकी लोकेशन क्या होगी, तो हम लोग उसे मतलब डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसकी फर्स्ट पता होगी ना, जैसे फर्स्ट पता होगी तो हम, जैसे ये डिस्क है ना, तो ये रोटेट करेगी जब अगर हमें मालूम करना है कि जो हमारा थर्ड ब्लॉक है उसका वो हार्ड डिस्क के कौन से सेक्टर में या कौन से ब्लॉक में पुट है, तो बस ये हार्ड डिस्क रोटेट करेगी तो सेकंड पे जाएगी और फिर थर्ड पे जाएगी, तो पता चल जाएगा कि ये थर्ड पे की क्या ब्लॉक की मतलब सेक्टर का जो है ना क्या लोकेशन है या क्या एड्रेस है, तो इससे हम फाइंड कर लेंगे क्योंकि ये सिक्वेंशियली कर रहा है, तो इसलिए ये है। और इसलिए हम लोग कर सकते हैं इजीली। अगर हम सिक्वेंशियली करें तो ट्रैक इसके अंदर ये जो हम ट्रैक से मालूम करते हैं ना, तो ये ट्रैक हमें बता देगा कि भाई आप यहाँ पर है, सीक टाइम होता है तो कि यहाँ पर है। अब आपको क्या, जैसे हमने फाइंड करना है कि ब्लॉक 4 फाइंड करना है, ठीक है, ब्लॉक 4 का एड्रेस क्या है, तो वो पहले 1 पे जाएगा, वो जैसे रोटेट करेगी पहले 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे, फिर 4 पे, तो हम बता देंगे कि भाई 4 का ये होगा। और इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि ये जो डिस्क है ना विल बिकम फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन के भी 2 तरीके होते हैं, एक इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है और एक एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मतलब अगर एक फाइल है, ठीक है, एक फाइल है, वो है हमारे पास जो ब्लॉक है उसको एक फाइल हमने से डिवाइड कर दिया ब्लॉक में, तो उस ब्लॉक का जो साइज है वो 3 KB है, और हमारा जो सेक्टर है वो है 5 KB का, उसका जो ब्लॉक है वो 5 KB और हमारी जो फाइल है वो 3 KB है। अगर हमने उसको डाला तो इसका जो 2 KB है वो तो वेस्ट हो गया ना,
तो खैर इसका तो कोई वो ही नहीं है, सोल्यूशन ही नहीं है इंटरनल ब्लॉक का, जो अगर ये वेस्टेज हो रहा है तो इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। पर एक होता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मतलब ये देखें, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन देखिए, अगर हम ये यहाँ पर है अब अगर हमारे पास एक फाइल आ जाए, ठीक है, एक फाइल आ जाए और उसको चाहिए 5 ब्लॉक, ठीक है, अगर हमने उसको 5 ब्लॉक दें तो 2 3 4 5 दे देंगे, फिर 6 के 6 तो एलोकेट हुआ हुआ है, 6 का स्पेस खाली नहीं है, इसी वजह से हम इसको नहीं दे सकते। ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। तो ये डिसएडवांटेजेस है कि हम इसको नहीं एलोकेट कर सकते क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं है। बेशक हमारे पास स्पेस है पर सीक्वेंशियली स्पेस नहीं है, मतलब एक साथ हमें चाहिए 2 3 4 5 6 चाहिए। पर ये नहीं कर सकते हम 2 3 4 5 ले लें और 8 ले लें, ऐसा नहीं कर सकते। बस हम 2 3 4 5 6 चाहिए, तो मतलब हमें डायरेक्ट पूरा चाहिए, एक सीक्वेंशियली चाहिए। तो इस वजह से हम ये इसका डिसएडवांटेज है कि हम इसके अंदर फिर नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। और ये इसके अंदर है डिफिकल्ट टू ग्रो द फाइल, और इसके अंदर ये होता है कि हम लोग फाइल को एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर देखिए जैसे एक फाइल है, ठीक है, अब जैसे इसको मैंने एडिट करना था, ये जो है फाइल नंबर कौन सी है 19, मेल की फाइल है, ठीक है, मेल की फाइल को मैंने एडिट ज्यादा करना था, ठीक है, मैंने इसने एडिट कर लिया 27 तक, इसने और ब्लॉक्स ले लिया, फिर मैं दोबारा इसको एडिट करना चाहूँ तो फिर 27 के बाद 28 आ रहा है, पर वो 28 किसकी है, लिस्ट चेक फाइल है, उसके लिए एलोकेट किया गया है 28 ब्लॉक। तो इसी वजह से इसके अंदर और ज्यादा एडिट नहीं हो सकता, मतलब उसको एडिट के लिए भी उसको उसका जो नेक्स्ट ब्लॉक है वही चाहिए होगा, तो वो ये इस तरह एडिट भी नहीं हो सकता। इस तरह हम इसको फाइल को एडिट करना इसमें मुश्किल होता है, क्योंकि उसे उसका जो नेक्स्ट ब्लॉक है उसके वही चाहिए होगा। अगर वो उसका नेक्स्ट ब्लॉक अगर वो फ्री नहीं होगा, नेक्स्ट ब्लॉक खाली नहीं होगा, तो फिर वो कहीं और जाकर हम उसका डेटा नहीं रख सकते। तो इसी वजह से हम इसको एडिट करने भी हमें प्रॉब्लम होती है। सो ये थी, अब नॉन कंटीजियस स्टार्ट होगी। प्लीज सवेरिया बाकी को भी ऐड कर लो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, आप कंटिन्यू करें। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा कंटीजियस एलोकेशन, कंटीजियस एलोकेशन में क्या था कि सब जो है ना एक सीक्वेंस से कंटिन्यूसली एलोकेट हो रहे थे। जैसे कि मतलब हमारे फाइल 5 ब्लॉक्स पे डिवाइड हुआ, तो कंटिन्यूस में क्या था कि हमें जो है ना जो एलोकेशन देनी थी वहां पे सेक्टर्स की, तो वो बिल्कुल कंटिन्यूस में देनी थी। मतलब कि 1 से लेकर 5 तक हमने डायरेक्ट 4 ब्लॉक को स्पेस दे दिया। लेकिन नॉन कंटीजियस में क्या है, इसमें ऐसा है कि मतलब अगर हमारे पास सेक्टर्स ऐसे हैं हार्ड डिस्क में कि मतलब एक 1 खाली है, एक 3 खाली है, एक 9 खाली है और एक 20 खाली है, तो हम इस अलग अलग करके भी नॉन कंटीजियस में जो है ना हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो नॉन कंटीजियस लोकेशन में 2 किस्म के आते हैं, एक लिंक लिस्ट होता है और एक इंडेक्स होता है। तो सबसे पहले हम इंडेक्स लोकेशन की बात करेंगे। तो इसमें ये होता है कि हम लोग जो है ना जो डेटा स्टोर करते हैं वो पॉइंटर के थ्रू होता है। फॉर एग्जांपल के हमने मतलब डेटा तो स्टोर कर लिया, स्टोर करना तो हमारे लिए मतलब इजी है कि हमने अलग अलग सेक्टर्स में मतलब दूर दूर करके डेटा स्टोर कर लिया। लेकिन जब हम उस डेटा को फेच करेंगे तो फेच करना तो फिर ये हार्ड हो जाएगा कि हम डेटा को फेच कैसे करेंगे, वो तो अलग अलग है। तो इसके लिए यहाँ पे जो है ना पॉइंटर्स यूज हुए हैं। तो पॉइंटर्स क्या करेंगे कि हम जो है ना जैसे मतलब अगर हमने 4 ब्लॉक्स में से एक ब्लॉक का डेटा 5 को दे दिया और दूसरे का दे दिया 10 को, तो हम जो 5 के ब्लॉक्स में जो डेटा आएगा ना, सेक्टर में डेटा आएगा, उसके साथ हम जो है ना पॉइंटर का एड्रेस दे देंगे जो नेक्स्ट वाले को लोकेट करेगा। तो 5 के अंदर जो पॉइंटर का एड्रेस जाएगा वो 10 का जाएगा, फिर 10 में जो डेटा आएगा वो नेक्स्ट का आएगा। इसी तरह जो है ना ये सारा पॉइंटर के थ्रू डेटा एलोकेट होगा। तो ये हमारा हो गया लिंक लिस्ट एलोकेशन। नेक्स्ट ये रहा, यहाँ पे एग्जांपल के साथ दिया हुआ है, जैसे कि मतलब हमारा यहाँ पे दिया हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट हमारा दिया हुआ है 9। तो हमने 9 से स्टार्ट किया, उसके बाद जहाँ जहाँ हमें जो है ना मतलब एम्प्टी स्पेस मिला हमने वहाँ वहाँ डेटा स्टोर कर दिया। लेकिन कैसे? पॉइंटर के थ्रू। जैसे 1 के बाद हमने जो है ना डेटा स्टोर किया 16 पे,
तो 16 को 1 से हमने पॉइंटर के थ्रू एड्रेस दे दिया कि जब हम वो 1 पे आएंगे फाइल एक्सेस करेंगे तो पॉइंटर के एड्रेस के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि नेक्स्ट जो हमारा फाइल है वो 16 सेक्टर पे पड़ा हुआ है, तो हम इजीली 16 पे चले जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट पे चले जाएंगे। इसमें यह होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा होता है और एंडिंग पॉइंट में हम क्या करते हैं, एंड में जो है ना हम -1 एड्रेस की जगह -1 दे देते हैं, जिसके मतलब पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है ना हमारा फाइल खत्म हो गया, यहाँ पे हमारा डेटा खत्म। तो ये जो है ना लिंक लिस्ट एलोकेशन का काम होता है। नेक्स्ट, अब इसकी एडवांटेजेस ये है कि यहाँ पे जो है ना कोई एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती, क्योंकि इसमें ये होता है कि हमारे पास जो है ना जो डेटा मतलब हम इंसर्ट कर रहे होते हैं उसमें यह है कि हम लोग कंटीजियस नहीं होते हैं, तो हमारे पास जो ज्यादा स्पेस रहती है वो नहीं रह पाती है, तो इसीलिए इसके अंदर कोई एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं रह पाती है। और इसके अंदर जो मतलब जो सबसे बेस्ट एडवांटेज है वो ये है कि फाइल साइज जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है, कंटीजियस में इंक्रीज नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने जो है ना मतलब फॉर एग्जांपल 5 सेक्टर्स में 5 ब्लॉक का डेटा स्टोर कर लिया और 6 जो हमारे पास सेक्टर्स है वो ऑलरेडी मतलब अलोकेट हो चुका है, उसके अंदर फाइल है और हमने फाइल को एडिट करके उसके अंदर मजीद कुछ और ऐड करना है, तो उसके लिए हमें स्पेस चाहिए होगी, जो कि कंटीजियस में हम नहीं कर सकते। लेकिन नॉन कंटीजियस में क्या है, जैसे कि हम तो हर कहीं किसी भी सेक्टर में किसी भी ब्लॉक का डेटा इंसर्ट कर देते हैं, तो हमें अगर साइज को इंक्रीज करना हुआ होगा तो हम किसी भी एक्स्ट्रा सेक्टर को कहीं से भी उठा के पॉइंटर के थ्रू हम जो है ना उसको एड्रेस देके लिंक कर देंगे और उसके बाद हम फाइल की साइज को इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट, और इसके डिसएडवांटेज जो है वो है सिर्फ ये लार्ज सीक टाइम, मतलब ये काफी ज्यादा टाइम लेगा। अब वो कैसे लेगा कि मतलब जैसे कंटीजियस में क्या था कि डेटा तो सीक्वेंस से है, अब हार्ड डिस्क जब रोटेट होता था वो रोटेट हुआ मतलब स्टार्टिंग पॉइंट उसे पता है कि भाई 5 है, 5 के बाद उसे पता है कि सारा डेटा तो सीक्वेंस में है, तो हार्ड डिस्क जो है ना अपने मतलब एक सीक्वेंस में घूमते हुए सारे फाइल जो है ना वो स्टोर कर रहा था। लेकिन नॉन कंटीजियस में क्या है कि एक तो 1 है, फिर नेक्स्ट वाला 10 है, फिर 15 है, तो सेक्टर्स काफी दूर दूर पड़ गए। अब इस वजह से जो है ना अब पॉइंटर के एड्रेस के थ्रू हमने लिंक किया हुआ है। अब स्टार्टिंग पॉइंट जैसे हम 5 है, 5 से वो डेटा एक्सेस करेगा, फिर पॉइंटर के थ्रू एड्रेस देगा कि यार नेक्स्ट वाला तो 10 पे, तो तब हार्ड डिस्क जो है ना 5 तक और रोटेट होने के बाद 10 पे जाएगा, फिर 10 से डेटा लेगा, फिर नेक्स्ट वाला 10 20 है तो तब वो रोटेट होता जाएगा जाएगा फिर 20 पे आएगा, डेटा लेगा। तो इस तरीके से जो है ना क्या हो गया कि टाइम जो है ना हमारा ज्यादा लग गया, तो ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, तो अभी फर्दर जो है ना सुधीर बताएंगे। हेलो, जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम जी मेरे भाई, आवाज हाँ आपकी जी। क्लियर एंड क्लियर आ रही है। कंटिन्यू जी, करें। तो मेरा लगाना स्लाइड लगाना। जी, तो मेरा टॉपिक है इंडेक्स एल्यूशन। तो देखो, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे इंडेक्स का मतलब क्या है। जैसे कि बुक के स्टार्टिंग में कंटेंट दिया होता है, ऑब्वियसली वैसे काफ़ी सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन उस टॉपिक के सर्च करने के लिए बुक के स्टार्टिंग में क्या दिया होता है, इंडेक्स दिया होता है। जनरली होता ये है कि इस इंडेक्स में मेनली पेज नंबर्स और टॉपिक के साथ आपको दिए गए होते हैं, पेज नंबर के दिए गए होते हैं, ताकि आप उस पेज नंबर में जाके अपना डेटा जो भी है सर्च कर लो। मतलब सर्च कर लो, उसके बाद टॉपिक और अपना डेटा सर्च करो, ताकि वो तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब तो आगे देखते हैं अपना। तो यहाँ पे देखो कि इंडेक्स में कैसे पता चलता है कि डेटा को स्टोर कैसे करेंगे। तो भाई हमारे पास डिस्क है, अपना हार्ड डिस्क जो होती है, अपना परमानेंट स्टोरेज है। अभी इस परमानेंट स्टोरेज में हमने डेटा डालना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास फाइल ए है। अब इस फाइल ए को मैंने क्या करना है, फाइल ए को मैंने डिवाइड किया। वो इसलिए कि डेटा को स्टोर करने से पहले डिवाइड करते हैं, और वो डिवीजन के ऊपर बेस्ड है। जो आपके फिजिकल ब्लॉक्स, मतलब डिस्क के अंदर फिजिकल ब्लॉक्स जो हैं, उनके उनके ऊपर होता है वो साइज, और उनके ऊपर डिपेंड करता है। काफ़ी उसके अलावा अपना आप फाइल को कितने साइज में डिवाइड करते हैं, मतलब कितने साइज में तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं। लेट से मैंने फाइल ले को तोड़ा 4 ब्लॉक्स में, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4।
तो ब्लॉक 4 में ये कि मैंने फाइल को तोड़ा। अब मैंने क्या किया कि फाइल मैंने स्टोर किया डिस्क के ऊपर, मतलब डिस्क के अंदर जो फिजिकल ब्लॉक हैं उनके अंदर मैंने इसको स्टोर किया। स्टोर करने के बाद मैंने ब्लॉक जो अपना एक ब्लॉक बनाया उसका B1 नाम रखा है, तो ब्लॉक B1 को स्टोर करने में मैंने 9th में किया उसमें इंडेक्स में। उसके बाद B2 को मैंने स्टोर किया, फॉर एग्जांपल किसी में भी कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा तो आप कर सकते हैं वहाँ पे। तो जैसे कि मैंने ब्लॉक B2 को मैंने स्टोर किया है कि 1 में, एंड B3 को स्टोर किया है मैंने 14 में। तो इसके अलावा B4 रह गया, उसको भी स्टोर कर दिया मतलब 4 में। तो मैंने कर सकते हैं, तो डिपेंड है वो ऑन द अवेलेबिलिटी। 4 ब्लॉक को एडजस्ट करने के बाद जब मैंने किया तो ब्लॉक्स को एडजस्ट करने किया, ऑब्वियसली फेच भी करना है, क्योंकि मेरा मेन टॉपिक खाली स्टोर करना नहीं है उसको, उसके साथ मतलब मेरा जो मेन पर्पस है वो फेच भी करना है। डेटा को स्टोर करने के बाद फेच करने के लिए आपका पर्पस करेंगे, तो मैंने क्या हो गया, इसके अलावा इंडेक्स बना लिया। इंडेक्स बनाने के बाद मतलब ये है कि मैंने इंडेक्स बनाया। अब तो हमें फिर वो जो इंडेक्स फेच किया वो बताएगा कि आपका डेटा कहाँ एक्चुअल कहाँ है और कहाँ पे है, और उसके फाइल को वो मतलब इंडेक्स बताएगा। इंडेक्स बनाने ब्लॉक में जाएंगे तो मतलब जब आप 6 ब्लॉक को फेच करेंगे तो वो 6 ब्लॉक आपको क्या बताएगा कि वो आपको बताएगा कि आपका डेटा कहाँ पड़ा है। और मैं फॉर एग्जांपल जैसे उसका 6 का B2 में पड़ा है तो वो आपको वहाँ की लोकेशन बताएगा, मतलब पॉइंट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड करना। जैसे किसी में दिखाया गया है, जैसे अब डायरेक्टरी में अब देख लो, डायरेक्टरी में सिर्फ आपको एक इंडेक्स ब्लॉक मिलेगा, उसमें जाके आपको पता लगेगा कि एक्चुअल पे कहाँ है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे अपना पॉइंटर बनाने के लिए 19 लिया, तो वहाँ पे ना डायरेक्टरी में पड़ा होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड करना है इसके आगे। उसमें ये तक कि आपको ना मतलब स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता था लिंक लिस्ट वाले में। तो इसमें ये है कि आप मतलब जैसे कि आपका अगर डेटा आपको B3 में पड़ा है तो आपको B1 में या B2 में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट मतलब यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं अपने उसमें इंडेक्स ब्लॉक इंडेक्स में जाके अपना वहाँ से मतलब B3 में जाके अपना डेटा वहाँ से रिकवर कर सकते हैं, जो भी है वो एक्सेस कर सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड करना आगे। अब डिसएडवांटेजेस के ये कि पॉइंटर ओवरहेड, मतलब यहाँ पे पॉइंटर का जो है ना अपना ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, जो ऑब्वियसली आपको लग भी रहा है कि ज़्यादा पॉइंटर यूज़ होने की वजह से आपको पहले जैसे इंडेक्स है वो पॉइंट करने के लिए उससे पॉइंट में जाके आपको मिलेगा कि एक्चुअल में आपका डेटा कहाँ है। और ऑब्वियसली हमने ह्यूज नंबर ऑफ पॉइंटर आर यूज्ड है, तो हर पॉइंटर में 4 बिट हैं, जैसे कि या 6 भी हैं 8 भी हैं। उसके बाद ऑन द हार्डवेयर जाके ओवरहेड पॉइंटर क्रिएट करता है। तो ये इसका जो है ना डिसएडवांटेज है। बस, थैंक यू। स्क्रीन शेयर का अलाउ करें ताकि मैं स्क्रीन शेयर करूँ, सिमुलेटर पे कुछ जो काम है वो करके दिखाऊं। ठीक है, ठीक है, तो आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी हाँ। तो इस सिमुलेटर पे हम काम कर रहे हैं जिसका नाम है OSSIM। यहाँ पे 4 मॉड्यूल्स दिए हुए हैं। जो फर्स्ट है, इसको मैक्सिमाइज कर लो ताकि स्क्रीन पे फुल आ जाए। सर ये मैक्सिमम नहीं होता इसीलिए अच्छा ठीक है ठीक है इतनी ठीक, स्क्रीन। कंटिन्यू। हाँ जी जी, कंटिन्यू। इसमें 4 मॉड्यूल्स हैं। जो कि फर्स्ट है वो प्रोसेस शेड्यूलिंग है, मेमोरी है, डिस्क मैनेजमेंट है और फाइल सिस्टम। हमारा टॉपिक फाइल सिस्टम है तो हम इनको इग्नोर करेंगे और अपने फाइल सिस्टम में ही चलेंगे।
फाइल सिस्टम पे जैसे ही आप स्टार्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग पे ही उसने आपको ये ऑप्शन दिए हुए सेटिंग्स, क्योंकि इसकी मेन ऑप्शंस हैं जहाँ पे वो आपको बता रहा है कि हार्डवेयर की सेटिंग्स आपको कहाँ से करनी है, ब्लॉक साइज क्या रखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ब्लॉक साइज 1 रखा हुआ है, अगर मैं ब्लॉक साइज को चेंज कर दूंगा तो ये 2 ब्लॉक्स को 1 पे कर देगा, और फ्लोर 4 कर दूंगा तो 4 को 1 पे कर देगा। इसी तरह से मेमोरी का साइज है, यहाँ पे मेमोरी का साइज अभी तक दिया हुआ है 1024 दिया हुआ है, जैसा कि मैं आपको शो कर देता हूँ कि यहाँ तक दिया हुआ है, ज़्यादा शो नहीं कर रहा। तो यहाँ से मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ 6 8, इसकी आप लेंथ देख सकते हैं कि यहाँ पे बढ़ती जाएगी। ठीक है, और इसके जो मेन 2 टेक्निक्स हैं जिस पे काम करते हैं हम, एक है लिंक एलोकेशन फाइल एलोकेशन टेबल जिसको हम FAT कहते हैं, जो कि विंडोज़ पे यूज़ करते हैं, और सेकंड है इंडेक्स एलोकेशन ट्रिपल इनडायरेक्ट ब्लॉक, जो कि यूनिक्स नाम ही मेंशन किया हुआ है कि वो यूनिक्स पे काम किया जाता है। ठीक है, तो हम इसमें स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग में जो ब्लॉक्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, ब्लॉक्स नेक्स्ट डेट ब्लॉक जो है वो 128 से स्टार्ट हो रहे हैं। 128 से स्टार्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो स्टार्टिंग के जो 127 तक होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर इन्फॉर्मेशन के होते हैं, इसको हम ना यूज़ कर सकते हैं ना एडिट कर सकते हैं, कुछ भी इसको नहीं कर सकते क्योंकि वो एडमिन कंटेनर पे जाते हैं। उसके बाद आता है कि हमारा जो वर्क स्टार्ट होता है वो 128 से होता है, और जहाँ पे 128 पे हमारा जो फर्स्ट फोल्डर सी क्रिएट है वो ये 128 पे शो कर रहा है। जैसे कि इसमें हमें ऑप्शन है कि हम यहाँ पे ऐड फाइल, ऐड फोल्डर, ऐड लिंक और उन्हें अपडेट और रिमूव कर सकते हैं। तो एनी में मैं आपको एक छोटा सा सिस्टम क्रिएट करके दिखाऊंगा जहाँ पे मतलब फाइल स्टोरेज, फाइल मैनेजमेंट दिखाया गया होगा। मैं एक फोल्डर ऐड करता हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ फोल्डर 1। जिससे कि देखिए मैंने फोल्डर ऐड किया है, तो यहाँ पे जो सेकंड बॉक्स है वहाँ पे ही आपका ये देखें 128 पे फर्स्ट था और 129 पे सेकंड फोल्डर। जैसे कि इस पे एक कलर्स हैं, जैसे कि ग्रीन कलर जो होता है वो फोल्डर के लिए होता है, ब्लैक कलर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर पैनल के लिए, स्काई ब्लू कलर है वो लिंक के लिए स्टार्ट होता है। इसी तरह से मैंने जो नया फोल्डर क्रिएट किया वो 129 पे शो हो रहा है। अब मैं इसमें कुछ फाइल्स ऐड करूँगा, जिस तरह से मैं फाइल ऐड करके दिखाता हूँ। फाइल का नाम मैं रख रहा हूँ file1, और इसका साइज मैं अपनी मर्जी से कुछ भी देख सकता हूँ, तो मैं इसे देख रहा हूँ 121 साइज दे रहा हूँ, और कलर भी आप कोई भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे ही मैं ओके क्रिएट करूँगा तो इसने हैं 121 जो ब्लॉक साइज हैं वो अपने लिए स्टोरेज एलोकेट कर लिया है, जो कि फर्स्ट हमारा 128 पे फर्स्ट फोल्डर था, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट फोल्डर 129 पे जो हमने अभी फोल्डर नंबर 1 क्रिएट किया वो था। उसके बाद जो हमने फाइल 1 बनाई है वो 130 से स्टार्ट हो रही है और जा रही है, क्योंकि मैंने 129 पे किया था तो ये 250 तक जा रही है। ठीक है, इसी तरह मैं इसमें अगर एक लिंक क्रिएट करना चाह रहा हूँ, मैं एक न्यू लिंक डालना चाह रहा हूँ, इसमें मैं एक लिंक क्रिएट करता हूँ 1, तो ये आप देख सकते हैं एक लिंक क्रिएट हो गई है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, लिंक जो है वो आप ब्लू से देख सकते हैं, क्योंकि ग्रीन जो है वो फोल्डर्स के लिए, लिंक के लिए ब्लू है। हम इसी में एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, एक कंप्लीट मतलब जो बनाते हैं एक, मैं वो फाइल सिस्टम होता है मैं वो आपको बना के दिखा देता हूँ। इसमें मैं एक और न्यू फोल्डर इसमें ऐड कर रहा हूँ फोल्डर नंबर 2 के नाम से। ठीक है, जैसे ही मैंने फोल्डर 2 ऐड किया तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे देखिए फोल्डर का ऑप्शन आ गया। अब इसी फोल्डर के अंदर मैं फाइल डालूंगा, कुछ ऐड फाइल करते हैं। फाइल का नाम रखते हैं file2, साइज हम रख लेते हैं 81, कलर स्काई ब्लू ही छोड़ देते हैं। जैसे कि ये मैंने ऐड कर दिया तो एक और फोल्डर क्रिएट हो गया। अब देखें सी के अंदर फोल्डर 1 है, फोल्डर 1 के अंदर फोल्डर 2 है, तो ये एक जो मेमोरी होती है जैसे कि हम पीसी में भी अपनी यूज़ कर रहे होते हैं कि सी फोल्डर के अंदर जाके मेरे विंडोज़ के होते हैं, डी फोल्डर के अंदर जो मैंने अपने प्राइवेट सेव किए होते हैं, तो इसी तरह से ये फोल्डर 1 के अंदर फोल्डर 2 है। और मैं चाह रहा हूँ कि अब फोल्डर 1 नहीं, फोल्डर 2 नहीं, मैं सी में ही फिर से क्रिएट करूँ, तो मैं यहीं पे जाके फिर एक फोल्डर करूँगा जिसका मैं नाम रख लेता हूँ फोल्डर 3। फोल्डर 3 रख के एंटर करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि उसने सी के अंदर ही फोल्डर 1 फोल्डर 2 के अंदर नहीं लेकिन सी के अंदर फोल्डर 3 के नाम से एक और फोल्डर क्रिएट कर दिए गए, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। इसमें मैं कुछ फाइल्स ऐड कर देता हूँ, इसके अंदर फाइल नंबर 3 4, और उसमें मैं कर देता हूँ 251, कलर पिंक ही रहने देते हैं। जैसे मैं ओके करूँगा तो वो अपने स्लॉट से, जो कि यहाँ पे देख भी सकते हैं आप कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है,
ये 135 से स्टार्ट हो रहा है, जिसका ब्लॉक नंबर फर्स्ट है, 136 नेक्स्ट है। इसी तरह से ये अपने 251 कवर करते हुए 585 तक जा रहा है। जिस तरह से हम अगर सबका देखना चाहें, उसमें भी मैं एक लिंक क्रिएट कर देता हूँ, लिंक 2 के नाम से, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे शो भी हो गया। अब मुझे जैसे कि मैंने कोई मिस्टेक कर दिया, ठीक है, फाइल 1 है, जो फाइल मैंने 1 बनाई है, नहीं इसमें देखिए फाइल 3 जो मैंने बनाई है, इसे मैंने ज़्यादा असाइन कर दिए जो मुझे वो करने थे। जैसे कि सिस्टम का जो ब्लॉक साइज है वो मैंने ज़्यादा असाइन कर दिया। मुझे रिड्यूस करने के लिए सिंपल इसका एक तरीका है कि आप राइट क्लिक करेंगे, अपडेट करेंगे, अपडेट में जाके आप उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं और उसका यूनिट साइज भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको 241 कर दूंगा और जैसे ही मैं प्रेस ओके करूँगा तो इसके साइज कम हो गए। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि जैसे बताया गया था कि वो बिल्कुल अपने यूनिट्स और एट्रीब्यूट बिल्कुल कम्प्लीटली डिलीट कर देगा। तो ये हमारे पास फ्री स्पेस आ जाता है इसकी वजह से, ठीक है। और अगर मैं रिमूव करना चाहूँ तो जैसे कि इजीली रिमूव का भी एक ऑप्शन है, राइट क्लिक करके आप यहीं से रिमूव कर सकते हैं। तो बेसिकली एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि आप सिस्टम फाइल सिस्टम का जो एक प्रोसेस होता है वो कम्प्लीटली यहाँ पे शो किया जाता है। इसी के ज़रिए आप कम्प्लीटली बना सकते हो। और टोटल अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मतलब मेरी किस ब्लॉक में कौन सी चीज़ पड़ी है, जैसे कि 128 ब्लॉक में मेरा फोल्डर नंबर 1 है, 129 पे ये है, और मेरी जो फाइल 1 है जो कि स्टार्ट हो रही है 130 से लेकर 250 तक हो रही है। फिर मैंने एक लिंक क्रिएट की है जो 251 पे जा रही है। उसके बाद मैंने एक और फोल्डर बनाया, इसका नाम फोल्डर 2 है, जो कि 252 से स्टार्ट है। उसके अंदर जो मैंने फाइल बनाई है वो स्टार्ट हो रही है 253 से लेकर 333 तक। उसके बाद एक और फोल्डर बनाया जिसका नाम फोल्डर नंबर 3 था, जो कि मैंने इसी के सी के अंदर रखा था, फोल्डर 1 फोल्डर 2 के अंदर नहीं। एक सेकेंड, ठीक है। तो फोल्डर नंबर 3 यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा। उसके अंदर जो मैंने फाइल 3 बनाई है कम्प्लीटली वो शो कर रही है, क्योंकि मैंने 241 जो कि अपडेट करके आपको दिखाया था, जिसको 251 से 241 तक मैंने यूज़ कराया हुआ था। तो बेसिकली यहाँ पे ये होता है, ये तो बेसिक जो कंपोनेंट्स है जो हमने कहा है। जो अगर आप एडवांस देखना चाहते हैं कि एडवांस तौर पे ये किस तरह काम करते हैं, तो हम जैसे कि इसमें एग्जांपल्स भी दी हुई हैं कि आप किस तरह कर सकते हैं। इस तरह जाएंगे, ओ सॉरी, एग्जांपल्स में जाएंगे, फाइल सिस्टम जिसमें हम काम कर रहे हैं वो करेंगे। तो यहाँ पे आपको बेसिक ये बताया हुआ, अब ये देखिए ये रहा जो इन्होंने जो मैंने अभी आपको क्रिएट करके दिखाया ये वही है, लेकिन ये एग्जांपल इन्होंने जो बनी बनाई भी दी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें इसने फोल्डर 1 लिया है, फोल्डर 2 लिया है, फोल्डर 3 है, जिसमें इसने 2 टेक्स्ट फाइल फर्स्ट में ली हुई है, थर्ड में टेक्स्ट फाइल ली हुई है, फोर्थ में टेक्स्ट फाइल। फिर उसने फोल्डर 2 के अंदर जो फोल्डर 3 है उसके अंदर नहीं, लेकिन फोल्डर 2 के अंदर एक और लिंक क्रिएट की हुई है। अगर हम इसकी कंप्लीट सेटअप देखना चाहें कि कहाँ से स्टार्ट किया कहाँ पे खत्म किया, तो 281 से जैसे बेसिक बताया 270 127 तक जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर इन्फॉर्मेशन होती है। तो 228 से स्टार्ट है फर्स्ट फोल्डर, फर्स्ट फोल्डर स्टार्ट है सी। उसके बाद 129 पे स्टार्ट है, इसने इसके टेक्स्ट फाइल ली हुई है। टेक्स्ट फाइल का इसमें हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है कहाँ पे ख़त्म हो रही है। जैसे कि 130 से स्टार्ट हुई है, क्योंकि 127 तक तो एडमिनिस्ट्रेटर होता है। 128 पे जो है वो फर्स्ट फोल्डर है। 129 पे जो फोल्डर नंबर 1 है वो है। तो 130 से इसने स्टार्ट किया हुआ है, 130 से स्टार्ट लेकर 123 तक जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इसने एक और टेक्स्ट फाइल बनाई हुई है यहाँ पे, जिसको हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि इसको ब्लॉक साइज कितना दिया हुआ है। इसी तरह से कंप्लीट प्रोसेस आप कर सकते हैं इसी से। थैंक यू, इसमें इतना ही है। बाकी सर जी बाबा, कंप्लीट हो गई प्रेजेंटेशन आप लोगों की? यस सर। Okay, now the session is start for question and answer. Yes, sir. If anyone have any question, you can ask directly. Yes, Baba. If anyone has any question, you can ask. सर मोस्टली यहाँ पे कोई और स्टूडेंट है तो नहीं, सिर्फ एक इकरा बैठी हुई हैं और कशमाला बैठी हाँ हुई जी, है। कश्मीला भी। जी जी हाँ जी, और मैं भी बैठा हूँ, मैं भी कुछ जी जी यकीनन सर, कुछ सवाल करूंगा आप लोगों से। बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी, सर। हाँ जी बाबा, किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं अपने जो आज के जो ग्रुप ने अपनी प्रेजेंटेशन दी है।
सर ओके वैसे एक बात मेरे पूछनी ख्याल थी, जी जी बेटा। जो सिमुलेटर पे मैंने डिस्क्राइब किया वो सही किया है? क्योंकि उसकी बहुत हार्ड टू फाइंड हाँ था, जी क्योंकि यूट्यूब पे भी बिल्कुल वीडियोस नहीं थी कहीं पे। यूट्यूब पे एक ही वीडियो हाँ मिली जो डिफरेंट लैंग्वेज पे थी, उसमें भी सिर्फ हेल्प से ही ओपन करके दिखा रहा था। तो ये खुद से कोशिश की, होप आपको समझ आया हो और हाँ जी ठीक हाँ लगा जी। हो। नहीं really I appreciated your all works. So I will conclude and I will give you remarks at the end, but I have a few questions. यस सर, ऑफ कोर्स। आप में से आई डोंट नो हु हैज प्रेजेंटेड, आई थिंक जमीला यस जवेरिया सर। जमील ने शायद प्रेजेंट किया था, कंटिन्यूअस और नॉन कंटिन्यूअस किसने प्रेजेंट किया नहीं था? सर, ये बाकी जो 4 मेंबर्स हैं, जवेरिया जमील, जवेरिया कुरैशी, फरहाद और सुरीर, इन चारों ने जो थी वो प्रेजेंटेशन दी थी, और मैंने जो है हाँ जी स्क्रीन शेयर भी किया था। हाँ जी। तो पहले आपसे ही पूछ लेता हूँ बिलाल। जी जी सर, ऑफ बिलाल आप कोर्स। सिमुलेटर को ओपन करें थोड़ा। जी सर, स्क्रीन शेयर करके अगेन। हाँ हाँ जी, स्क्रीन शेयर करें। यस ऑफ कोर्स, ये स्क्रीन शेयर कर दी मैंने सर। स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ जी। यस सर। अब इस फाइल बस। को इसमें देखें, दो चीजें जो प्रेजेंटेशन में बताई गई थी वो यस दो सर। चीजें थी, एक थी कंटिन्यूस एक नॉन कंटिन्यूस। यस तो सर। वो यहाँ पर तो वो कंटिन्यूस एलोकेशन हो रही थी, तो नॉन कंटिन्यूस एलोकेशन कैसे होगी इसमें? सर नॉन कंटिन्यूस तो यूनिक्स पे होती है ना सर, जो कि इंडेक्स एलोकेशन ट्रिपल डायरेक्ट पे हम ब्लॉक पे कर सकेंगे, जिसकी मैंने। तो यहाँ पर सर कोई ऐसा एग्जांपल है जो कि सर आपको वो मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की, लेकिन ना कुछ मिला ना कुछ समझ आया। लेकिन मैं हेल्प में आ, आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से, मतलब जो आप कह रहे हैं कि वो शो हाँ कर जी देता हूँ आपको। वो- हाँ जी वो शो कर लें यस सर। ताकि ये देखिए सर, जो कह रहे थे वो इंडेक्स एलोकेशन यूनिक्स रेफरेंस में आई नोट के जरिए जो होती है, वो इस तरह से होती है सर। हाँ जी ओके इसमें भी आप कंप्लीटली देख एग्जैक्ट सकते हैं कि ये देखें, डेटा ब्लॉक जिसमें इनडायरेक्ट आई, जिसमें लिया हुआ इनडायरेक्ट ब्लॉक है, वो यहाँ पे भी टेबल पे भी शो किया हुआ है। और आप यहाँ पे भी टेबल ब्लॉक्स के टेबल पे भी देख सकते हैं कि जो असाइन किया हुआ है 126 पे है इनडायरेक्ट ब्लॉक, है इनडायरेक्ट ब्लॉक 227 पे है। इस तरह से हर जगह मेंशन भी किया हुआ है बिल्कुल कंप्लीटली। ओके। इसका मकसद ये हुआ कि ये जितने जो ब्लॉक है जहाँ पे इनडायरेक्ट है तो ये लिंक्ड हैं सारे वो ट्रैक्स के, कि जब वो यस सर। डबल क्लिक करेगा फाइल को तो ये सारे आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे, उसके जी बाद ये सर। उसे ओपन कर देगा। जी सर, बिल्कुल। ओके। तो ये जो थ्योरी है उससे रिलेटेड कोई सवालात हैं? जी बाबा सर। जमीला जमील, जवेरिया जमील। हाँ जी सर स्क्रीन जवेरिया शेयर जमील। स्टॉप कर दूं या नहीं, भले हाँ जी कंटिन्यू स्टॉप, चलने दो? स्टॉप कर दें, और फिर ओके जब जरूरत पड़ी तो हम फिर आ जाएंगे आपकी तरफ भी। ठीक ठीक। ओके सर। जवेरिया जमील, जवेरिया कुरैशी, फरहाद अफरीदी, ऑनलाइन हो जाओ। माइक अनम्यूट कर दो हाँ सर, जी क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे। फरहाद ने कर दिया सर। मैं यस सर। हाँ सर जी बाबा, एक मेरा सवाल है, ये जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इसमें आप लोगों ने जो एक्सप्लेन किया है थोड़ी सी यस सर, ये कंफ्यूजन मेरा है है। वो। हाँ जी, तो थोड़ा इसे और इलोबरेट करें, इसमें मेजर डिफरेंस क्या है, ये जो आपके इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कैसे होती है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कैसे होती है, एक जी ये सर। बात। दूसरी बात, पहले मेरे सवाल को कंप्लीट होने दे फिर आप एक्सप्लेन कीजिएगा। अगर ये कह लें कि वो जो कंटिन्यूस फॉर्म में डेटा होती है ना, अगर हमारे पास कुछ मेमोरी है वो जो बीच में फ्री है, तो उसको सीक्वेंस में लाने के लिए फिर आप क्या करेंगे? थिंक शायद जी आवाज नहीं आ बाबा। रही। जी बाबा जवेरिया जमील। नहीं सर, ये जवेरिया कुरैशी का टॉपिक था, वो रिस्पॉन्स कर रही थी। जवेरिया, आपको आवाज आ रही है? बाबा जवेरिया कुरैशी, आई थिंक ये आपका टॉपिक था। यस सर, जी सर, यही। वो हाँ इंटरनल जी और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन मेरा था। यस सर। हाँ जी, पहले तो ये एक्सप्लेन करें इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, फिर उसके बाद सेकंड आपसे पूछूंगा मैं। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन सर वो होती है जैसे अगर हमें ब्लॉक्स के अंदर, जैसे अभी मैंने बताया था कि अगर हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, हमारे फाइल का मतलब जो साइज है, जो हमारी फाइल है उसका जो हाँ जी ब्लॉक है उसके अंदर उसका जो साइज है वो 3 है केबी, और हमारा जो सेक्टर का जो ब्लॉक है उसका जो साइज है 5 केबी। तो जो ये 2 केबी जो है ना, ये वेस्टेज हो जाएंगे। ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ओके होती है। ओके गुड। और एक्सटर्नल?
और एक्सटर्नल ये होता है जैसे अब एक फाइल है, ठीक है, वो ब्लॉक्स ले रही है 1 2 3 डिस्क के अंदर 1 2 3 ले रही है, और दूसरी फाइल है वो 4 5 6 ले रही है। तो जो फाइल ए है 1 2 3 0 1 2 3 ले रही है, अगर हम उसको एडिट करना चाहेंगे तो वो एडिट नहीं होगी, क्योंकि उसके आगे वाला जो स्पेस है, जो ब्लॉक है, वो फ्री नहीं है, इसी वजह से उसको हम एडिट नहीं कर सकते। तो ये इसका एक डिसएडवांटेजेस भी है कि हम इसको फिर ग्रो नहीं कर सकते, और ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी है कि अब उसके अंदर अगर जैसे हमारे पास एक फाइल आई है 5 ब्लॉक्स की, 5 मतलब हमने उसको 5 ब्लॉक्स एलोकेट करने हैं डिस्क में, तो उसके पास सीक्वेंशियली 5 ब्लॉक्स नहीं है, पहले 4 ब्लॉक खाली है, फिर कहीं और आगे जाके फिर एक ब्लॉक है, तो मगर इसको सीक्वेंशियली चाहिए, इसी वजह से सीक्वेंशियली नहीं है, इसी वजह से ये फाइल एडिट नहीं हो सकती। हमारे पास 5 ब्लॉक्स हैं पर वो सीक्वेंशियली नहीं है, इसी वजह से ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है। ओके, इफ यू हैव एनी आइडिया कि जब मैं उसे सीक्वेंशियली ब्लॉक्स को लेकर आना चाहूँ तो कोई ऐसी टेक्निक है कि वो ब्लॉक सीक्वेंशियल आ जाएं, जो अलोकेटेड हैं वो एक तरफ हो जाएं, जो अनअलोकेटेड आपके पास ब्लॉक्स हैं वो एक तरफ आ जाएं, ताकि मेरे पास जो डेटा है वो प्रॉपर्ली स्टोर हो जाए? नहीं ना सर, ये तो फिर वो नॉन कंटीजियस में होता है ना सर, इसमें तो नहीं है सर। बेटा है, अगर आप विंडोज में जाएंगे एक ऑप्शन आपको मिलता है डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन का। वो डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन बुनियादी तौर पे ये जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है इसको रिमूव करने के लिए, बट it take a lot of time to manage the allocated memory at one side and manage the unallocated memory and other side. It take a lot of the time. तो वो हो सकता है, बट इसको आप जब अप्लाई करेंगे या इसको जब रन करते हैं ना तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेती है, तो इसीलिए हम मोस्टली अवॉइड करते हैं ताकि इतना बड़ा टाइम हम कंज्यूम करें और अपने डेटा को सेव करने के लिए। ये पॉसिबल है बट जी सर वो मतलब कोई टेक्निक, उसकी कोई जी टेक्निक तो सर वैसे मैंने कुछ नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं पता मुझे, पर मुझे ये पता है कि मतलब उसको फिर वो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अब उसके पास एक 4 ब्लॉक है पर उसके पास सीक्वेंशियली ब्लॉक्स नहीं है ना, उसके दूसरी फाइल्स आगे आ गई है, तो इसी वजह। हाँ जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब आपके पास ऐसी सिचुएशन या ऐसी नौबत क्रिएट हो जाए ना, तो वहां पर फिर ये मसला हो जाता है कि आप उसे कैसे मैनेज करेंगे। उसके लिए फिर आपके पास एक ऑप्शन होता है डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन का। नहीं, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन होता वही स्वैपिंग है, उसमें वो क्या करता है, ये विंडोज डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। अच्छा, इसके जरिए सर हम लोग जैसे कंटीजर जो हमारे पास इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है वो नहीं होता ये? हाँ जी सर, अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ ये जी, जो आप कह रहे हैं ये ठीक इसी है। तरह से जो हम जैसे कि विंडोज की पार्टीशंस हमारी होती हैं, एक बड़ा फोल्डर हमने बना लिया होता है तो उसको ब्रेक करके 2 में कर देते हैं और फिर उसको उसकी मेमोरी एलोकेट करते हैं, या आप वो कह रहे हैं कि उस तरह से? नहीं बेटा देखो, ये आपके पास एक ऑप्शन होता है विंडोज में, वो बुनियादी तौर पे क्या करता है, वो डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन के आपको फैसिलिटी दे देता है। वो इस सेंस में फैसिलिटी दे देता है, लेट्स सपोज मेरे पास फ्री ब्लॉक हैं वो 10 हैं, बट वो कंटिन्यूस मतलब वो सीक्वेंस में नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। वो सीक्वेंस में नहीं है, वो नॉन सीक्वेंस फॉर्म है, बट मुझे वो सीक्वेंस में चाहिए। तो आपके पास एक टूल है, ये विंडोज फैसिलिटेट करती है। जी सर। आपके पास एक टूल है, मतलब एक सॉफ्टवेयर है विंडोज फैसिलिटेट करती है, जिसको डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन के नाम से हम जानते हैं। आप उसको चलाएंगे तो वो आपको सारी इंफॉर्मेशन देता है। जैसे अभी आपने वो जो सिमुलेटर में देखा ना कि कौन से कलर के एलोकेटेड हैं, कौन से कलर के यस सर, एलोकेटेड नहीं है, डिस्क वो डीफ्रेगमेंटेशन शो कर रहा है। हाँ जी, वो ऐसे ही आपके पास एक ऑप्शन आता है। तो वो क्या करता है कि वो आपको जब आप से प्ले करते हैं या रन करते हैं, सॉरी, तो वो क्या करता है, जितने अलोकेटेड मेमोरीज हैं जो कि नॉन कंटिन्यूस हैं, वो उसको एक सीक्वेंस में लेकर आएगा, ताकि वो सारी अलोकेटेड जो ब्लॉक्स हैं वो एक तरफ हो जाएं, और बाकी जितने कह लें कि वो अनअलोकेटेड जो ब्लॉक्स हैं मेमोरी के, जो कि स्पेशली हार्ड ड्राइव की बात करते हैं, वो सारे एक तरफ आ जाएं, ताकि आप अपनी फाइल को फिर प्रॉपरली जो है ना वो स्टोर कर सकें। या फिर यूं कह लें कि आपकी फाइल की जितनी रिक्वायर्ड ब्लॉक्स हैं वो आपको कंटिन्यूस में मिल जाएं।
तो ये बुनियादी तौर पे एक ऑप्शन होता है आपके पास जैसे कि विंडोज सर में। अगर एक फोल्डर है जिसमें 0% फ्रेगमेंट लिखा है तो इसका फ्रेगमेंटेड लिखा है तो इसका क्या मतलब है? जी बेटा। जैसे कि मतलब एक मेरा फोल्डर है, जैसे सी मेरा फोल्डर है ना पीसी पे, तो मैं हाँ जी, डिस्क हाँ डिस्क जी, डीफ्रेगमेंटर मैंने खोली, ओपन कर दिया, तो उसमें लिखा हुआ है कि 0% फ्रेगमेंटेड, तो इसका मतलब क्या है? हाँ। तो इसका मकसद ये है कि आपने इसको चलाया नहीं है ना, वो जो फ्रेगमेंटेड है ना। जी जी। मैंने भी अभी ओपन किया है। तो आप जब इसे चलाएंगे तो पहले एनालाइज करेगा, फिर एनालाइज करने के बाद फिर वो क्या करेगा, वो डिस्क को डीफ्रेगमेंट करेगा। अब उसमें क्या करेगा, वो जो अलोकेटेड मेमोरीज है ना, जी ब्लॉक्स, सर। जी जी वो सर। सबको पहले काउंट काउंट करके एक तरफ लेकर आएगा। फिर बाकी जितने अनअलोकेटेड जो मेमोरीज है ना, उन सबको एक तरफ सीक्वेंस में लेकर दे, ताकि आपकी डेटा को जो स्टोर करने के लिए रिक्वायर्ड ब्लॉक्स हैं कंटिन्यूस फॉर्म में चाहिए, तो वो बआसानी आपको मिल सके। अच्छा अच्छा तो जी ये सर, एक अब टूल होता समझ है। गया। हाँ जी, हाँ जी, ये एक टूल है जो कि ये विंडोज फैसिलिटेट है। बट कीप इन माइंड इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज द हार्ड ड्राइव size is not in a MB, it is in GB जीबी। or TB. So यस सर। it need a more time to manage such kind of the blocks as well as your data which is already stored inside of the hard drive. So it is a you can say a very tough time for the operating system. तो यस बुनियादी सर। तौर पे ये होता है, आप ये कर सकते हैं। बाकी यस सर, मैं ट्राई करूंगा, वैसे मैंने अभी ये ओपन ही किया हुआ है। हाँ जी, ये है सही, इसमें आप इसे बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। ओके बेटा, यस सर। really I appreciated your presentation as well as your simulation simulator playing is very well. थैंक यू सर। uh, really I appreciated your work and your concentration on your topic. I hope Thank for you. you, yes बाबा, बड़ी खुशी हुई। आप लोगों ने बड़ी अच्छी मेहनत की है, और खास करके जो आपने रिदम रखी है ना, कि जो जिस सीक्वेंस में आप लोगों ने स्टार्ट किया, फिर उस सीक्वेंस में आपने उन चीज़ों को, स्पेशली जब आपने वो पिक्टोरियल फॉर्म में डिस्प्ले किया कि ये बुनियादी तौर पे मैपिंग कैसे होती है, और उसके बाद फिर सिमुलेटर जिस तरह से आपने प्ले किया, और सिमुलेटर में आपने दिखाया कि ये चीज़ें बुनियादी तौर पे हो कैसी रही हैं और डेटा स्टोर कैसे हो रही हैं। आई रियली अप्रिशिएटेड योर वर्क। एक ये बात। दूसरी बात ये कि आप लोगों को ये टास्क देने का मेरा मकसद भी यही था कि यू गेट क्लियर कॉन्सेप्ट हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम डील सच काइंड ऑफ द ऑपरेशन इनसाइड ऑफ योर हार्ड ड्राइव और इनसाइड ऑफ हार्डवेयर, ताकि आपको वो थोड़ा सा कहें कि विजुअल फॉर्म में कॉन्सेप्ट को पता चले कि बुनियादी तौर पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम इन सारी चीज़ों को डील कैसे करता है, और फिर उसके बाद ये स्टोर कैसे करता है, स्टोर करे तो वो डिलीट करता है तो कैसे करता है, और फ्री मेमोरी को कैसे मैनेज करता है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को दिया, ताकि एक थ्योरेटिकली पर्सपेक्टिव तो वैसे ही क्लियर हो जाता है, बट थ्योरेटिकली पर्सपेक्टिव और स्ट्रांग हो जाता है जब उसका एक विजुअल फॉर्म में आपके पास कह लें कि सिमुलेटर जब आ जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है सिमुलेटर का। यस सर, ऑफ कोर्स, क्योंकि इससे हाँ बहुत सी चीजें भी क्लियर हो गई ना हमें कि मतलब ब्लॉक्स किस तरह असाइन हो रहे हैं और उसका साइज क्या है, हर चीज एग्जैक्टली, मतलब। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो Yes, आप sir. देखें ना, वो ब्लॉक का साइज को बड़ा छोटा करें तो वो भी आपको पता चल जाता है कि एक ब्लॉक का साइज आप 2 रखें यस या सर, फिर 2 4 रखें या रखें, 4 6 रखें। हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली, वो उतना बड़ा बन जाता है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। यस सर। रियली आई अप्रिशिएटेड, थैंक्स टू ऑल योर ग्रुप मेंबर। थैंक यू सो Thank सर। बाबा, you, sir. नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन है वो यस सर। आपके पास होगी मेरे ख्याल में डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट वाले, एम आई ओके राइट? सर। हाँ जी। तो ये डिस्क मैनेजमेंट के ग्रुप को स्पेशली बिलाल, यस आप सर। बता दीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास में वो अपनी प्रिपरेशन करें। बट ओके सर, वो ऑफ कोर्स। सेम वही कि वो क्या करेंगे, पहले फाइल मुझे अपनी प्रेजेंटेशन वाली शेयर करेंगे, और प्रॉपरली पहले वो सिमुलेटर पे काम करें, ताकि इन केस कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर जब प्रॉपरली काम हो रहा है सिमुलेटर पे, तो उनकी एक वीडियो भी वो बना लें। इन केस कभी कभी क्या होता है कि प्रेजेंटेशन में बंदा थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, तो दे हैव अ परमिशन रिगार्डिंग माय साइट to play their videos which they have simulated, यस तो वो सर, प्ले कर सकते हैं ताकि हमारा वहाँ। भी यही इरादा था कि मतलब जो सिमुलेटर है वो वीडियो पे, लेकिन मैंने कहा कि उसमें सही मतलब डिस्क्राइब भी नहीं कर पाऊंगा, हर एक चीज को बता नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मैं लाइव ही दिखा देता हूँ तो बेहतर रहेगा, वरना हमारा हाँ इरादा भी जी, नहीं, वीडियो का ही लाइव था। लाइव इज अ बेस्ट ऑप्शन।
यस सर। इन केस लाइव में देखिए कंफ्यूज हो जाता है बंदा कि जी कौन सा ऑप्शन में क्या करना था क्या करना था। फॉर द सेक ऑफ दिस प्रॉब्लम ये मैं कह रहा हूँ इज अनदर चांस। यस ऐसे नहीं है सर। कि टोटल रिलाई उस पे नहीं करना चाहिए, बट ये एक ऑप्शन है। यस सर, के मतलब किसी का इंटरनेट इशू हो गया, कुछ हो गया, तो उसका जो पार्ट है हाँ मेंबर है वो वीडियो शो करके आपको एक्सप्लेन कर सके। ठीक कह रहे हैं सर आप। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक थोड़ा सा इशू कह लें कि ये सर साइड सेफ आपने साइड है। डिस्क मैनेजमेंट कहा ना सर, नेक्स्ट जो है डिस्क मैनेजमेंट वाले। हाँ जी, क्योंकि ठीक है सर, पहले ठीक फाइल है। मैनेजमेंट था, फिर आपका मेमोरी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। भी हो गया, यस फाइल सर। मैनेजमेंट भी हो गया, और अब जो है वो डिस्क मैनेजमेंट है। उसके बाद जो सीपीयू शेड्यूलिंग है वो हो जाएगा फिर। ओके सर, मैंने इनको इन्फॉर्म कर हाँ जी, देता हूँ जो जो ग्रुप के इनके मेंबर्स हैं। हाँ जी, वो कल वो करें। और फ्राइडे पर जो सीपीयू शेड्यूलिंग है वो फ्राइडे पर उनका होना चाहिए, और सर जो ताकि इसी आपने वीक में हम इनको। एक और जी जी, पूछना था, जो आपने डेडलॉक का दिया था अबीर को, वो लास्ट में होगा ना सबसे? हाँ वो लास्ट में चलिए ठीक है सर। वो लास्ट में। ठीक है बेटा। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। ओके बेटा, बाकी ये वीडियो में मुझे जो है ना वो आप सेंड कर दीजिएगा। ओके सर, मैं एज सुन एज ये खत्म होती है तो मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ओके बेटा, ओके। विश यू ओके बेस्ट ऑफ सर, ठीक है लक। सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक ओके, यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज सर, अल्लाह हाफिज।